हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास। इम्पोर्टेंट चैप्टर है दिशा बुक 2020 से। आइए तो शुरू करते हैं। पुरातात्विक स्थल। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम ACL कार्लाइल को जाता है। किसने किया था पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य से पहले? ACL कार्लाइल ने। देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र में कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये किसका कार्य था? तो ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये ऑरल स्टेन का कार्य था। देखिए, सरस्वती और द्वैशती नदी घाटियों आर्यों की प्राचीन बस्तियों की सरल स्थली रही है। ऑरल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन सरस्वती नदी मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से भारत आए थे। वे औलधम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को 1942 ईस्वी में दी ज्योग्राफिकल जनरल शीर्षक दी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ऑरल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और घग्गर को ही सरस्वती नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले व्याख्या कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा में सरस्वती व द्विशती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। इन दोनों नदियों का, जो सरस्वती और द्विशती नदियों का वर्तमान स्वरूप किसे माना है? घग्गर नदी को माना है। सिंधु नदी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है कालीबंगा का। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो आप सब जानते हो, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है कालीबंगा। राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए, खुदाई के दौरान मिली काले चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये जाता है अमलानंद घोष को। इन्होंने 1952 ईस्वी में कालीबंगा की खोज की थी। आइए व्याख्या दी होगी, तो देखिए व्याख्या में, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज इतालवी एंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1951-52 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसकी उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य बीवीलाल, BK थापर और श्री MD खरे, KM श्रीवास्तव और
एसपी श्रीवास्तव ने इसका उत्खनन 1961 से 1969 तक किया था। इनको याद रखिएगा। उत्खननकर्ता 1961 से 1969 के मध्य किया। कौन कौन थे? बीबी लाल, बी के थापर, एमडी खरे और के एम श्रीवास्तव। एसपी श्रीवास्तव ने करवाया था और इसके उत्खननकर्ता ये थे। और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने खोज की थी। 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खननकर्ता से संबंधित नहीं है? तो अभी बताया था मैंने कौन कौन है, तो कौन से नहीं है? आर सी अग्रवाल नहीं है, जबकि बी के थापर, बीबी लाल, एमडी खरे और कौन थे? और थे एसपी श्रीवास्तव, के एम श्रीवास्तव। इनका आप याद रखिएगा, उत्खननकर्ता है ये कालीबंगा के। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं। तो ये ए के त्रिपाठी हमने नाम अभी नहीं देखा। तो एमडी खरे, एसपी जैन, के एम श्रीवास्तव ये कालीबंगा खुदाई से संबंधित है। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो अभी देखा हमने कब? 1952 ईस्वी में। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए दोस्तों, देने को तो व्याख्या में ही सब कुछ दे दिया, लेकिन क्वेश्चनों के माध्यम से समझ में आए तो बहुत अच्छा है। देखिए दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट आते हैं। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? किसने संभाला? तो ये संभाला था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। इसका उत्खनन कार्य उत्तरदायित्व संभाला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? तो ये 5 स्तरों में किया गया था। आइए इसके बारे में समझते हैं। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था। देखिए इन स्तरों के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। क्या बोला? प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी ज़्यादा प्राचीन है। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। किसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो ये कहा है दशरथ शर्मा ने। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो ये हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। सबसे पहले किस सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। देखिए व्याख्या में, तो व्याख्या काफ़ी बड़ी है तो आप इसको अच्छे से पढ़ ही लेना। यदि आपको सुनना है तो सुनिए। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले और तांबे की बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुओं, मकानों व धनी लोगों के खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी।
कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो अभी देखा हमने दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो अभी देखा हमने अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली, तो ये कालीबंगा से मिली है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो घरों में अंडाकार कुएं कालीबंगा से मिले हैं। प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो ये मिली है 7 अग्नि वेदिकाएं। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मिट्टी की ईंटों के घर यहाँ मिले हैं, दुर्गीकरण ये भी मिले हैं, अग्निकुंड भी मिले हैं, जबकि लोहे के उपकरण यहाँ नहीं मिले हैं। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो अभी हमने देखा दुर्गीकरण, अग्निवेदिकाएं और मृदभांड बोले तो मिट्टी के बर्तन ये मिले हैं, जबकि शैल चित्र नहीं मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। और कालीबंगा की खोज एक इतालवी एंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन 1952 ईस्वी में पुनः खोज इसकी अमलानंद घोष ने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। यदि कालीबंगा की खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी इसकी खोज, और ये प्राग हड़प्पा अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं, तो ये प्राग हड़प्पा तो नहीं, अग्नि वेदिकाएं तो हड़प्पा कालीन ही मिले थे, प्राग हड़प्पा नहीं बोल सकते हैं। देखिए, विकसित हड़प्पा में अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ये विकसित में मिले हैं तो बोले तो प्राग हड़प्पा में ही मिले थे, कहने का मतलब हड़प्पा कालीन से बोले तो नए नवीन मिले हैं, ये विकसित मिले हैं, तो प्राग हड़प्पा नहीं बोल सकते। कालीबंगा से लगभग 2600 ईसी पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। आगे आते हैं, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, तो ये निर्मित है पत्थर से। जो कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे है वो पत्थर से निर्मित है। देखिए, थोड़ा हेडलाइट ज़्यादा है, उन्हीं को पढ़ लेते हैं। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ में मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा के प्राचीर ये कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो अच्छी प्राचीर मतलब दोहरी युक्त, आप समझ गए होंगे, तो ये कालीबंगा से है। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जौ के, सोयाबीन के नहीं, रागी के नहीं, चावल के भी नहीं, तो कालीबंगा से जौ और गेहूं के, देखिए जौ और गेहूं के प्रयोग थे यहाँ पे। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं और जौ के प्रयोग करते थे। आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी मिले हैं। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, गेहूं के मिले हैं, बाजरे के भी मिले हैं, हाथी दांत के कंगा भी मिले हैं, लेकिन चावल के यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिले हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये सजाया गया है कहाँ पे?
कालीबंगा में। ये मृद भांड बोले तो मिट्टी के बर्तनों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है कालीबंगा में। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्वी की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये मिले हैं कोटदीजी में। कहाँ पे? कोटदीजी में। कोटदीजी सभ्यता का संबंध कहाँ से रहा है? तो ये हड़प्पा पूर्वी सभ्यता से। और कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। आहड़ का प्राचीन नाम था, तो ये था ताम्रवर्ती नगरी और धूलकोट। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। आइए व्याख्या में समझते हैं। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आघटपुर के नाम से जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। तो ये आप जहाँ समझ में आ गए होगा, ताम्रवर्ती नगरी, धूलकोट या आघाटपुर। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? आहड़ को। आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ में खुदाई के बाद एक 400 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नाम से? धूलकोट के नाम से एक टीले के नीचे दबा दिया गया। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आघाटपुर के नाम से। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आहड़ को। देखिए, आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता है। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक एंड रेड वेयर कहाँ पाए गए? ये पाए गए थे आहड़ से संबंधित है। किससे? आहड़ से संबंधित है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में। इम्पोर्टेंट है। आहड़ सभ्यता की खुदाई मतलब खोज किसने की थी? तो ये की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की। 1961-62 ईस्वी में हसमुख धीरज लाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड लोह युगीन था। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बैराट, ये इससे संबंधित उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कालीबंगा, इससे संबंधित थे अमलानंद घोष। बागौर सभ्यता से कौन से? वीरेंद्र नाथ मिश्र, BN मिश्र बोल सकते हैं, या वीरेंद्र नाथ मिश्र, ये बागौर सभ्यता से संबंधित थे। आहड़ से अभी देख के आए थे, ये नहीं है SP जैन। आहड़ से अभी आपको बताया था। आहड़ से उत्खनन करता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। आहड़ सभ्यता से कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया था? तो ये किया गया था HD सांकलिया के नेतृत्व में। अभी ऊपर देख के आए थे हम, कहाँ पे? हसमुख धीरज लाल सांकलिया के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था 61-62 में। जबकि रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास, इनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। सर्वप्रथम इन्होंने इसकी खोज की थी, अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल ने। जबकि हसमुख धीरज लाल ने
इसका क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। हंसमुख धीरजलाल एचडी सांकलिया, क्या कुछ ऐसे बताया था ना? हाँ, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के ने इसका उत्खनन करवाया था। एचडी हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने, इनको याद रखिएगा। आहड़ सभ्यता से नेक्स्ट आते हैं। आहड़ सभ्यता स्थित है, तो ये कहाँ पे है? बनास नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता। कहाँ पे? उदयपुर में। आइए इसके बारे में समझते हैं, आहड़ सभ्यता के बारे में। तो उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़, अथवा इसको बेडच भी कह सकते हैं, आहड़ नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, तो यह है ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी फैली हुई है? आहड़, जो कहाँ पे है? उदयपुर में है। बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर फैली हुई है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं उदयपुर में। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? उदयपुर में। किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आहड़ को। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है। गिलुंड है, ओजियाना है, बालाथल भी है, जबकि लोथल गुजरात में है, ये नहीं है। तो आहड़ ये अपना गिलुंड, ओजियाना और बालाथल है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। व्याख्या में भी दे रखा है कहाँ पे? गुजरात में है। 400 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है, तो वह है आहड़। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सही है? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना है। तो आप याद रखना, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है किसको? आहड़ सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? नहीं भाई, चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल साधन था। ये दोनों सही है। आगे तीसरा देखते हैं, चौथा वाला। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई। तो ये भी सही है। कौन सा गलत है? ओनली 2 नंबर का, यहाँ पे चावल से परिचित थे ये। तो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा, दूसरा गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले थे। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों ऑप्शन दिए हुए, इनमें से असत्य बताने हैं। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, तो ये बात तो मेरे हिसाब से गलत है। आहड़ वासियों की जो भवनों की नींव है वो ईंटों से नहीं होती थी। और मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है, अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नीमों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। तो 2 नंबर अपना गलत है। नेक्स्ट आते हैं, अनाज रखने के मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था,
किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं आहड़ से। याद रखना, अनाज रखने के मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, ये आहड़ से संबंधित है। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? तो किस में मिले हैं? ये मिले हैं काले एवं लाल रंग के मृदभांड संस्कृति की। आहड़ से कैसे मिले हैं? काले व लाल रंग की मृदभांड संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो आहड़ से चावल थे, बिल्कुल सही है। कृष्ण लोहित मृदभांड, ये भी सही है। तांबे की वस्तुएं मिली है आहड़ से, बिल्कुल मिली है, जबकि ये चित्रित दूसर मृदभांड यहाँ से नहीं मिले हैं। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा है? आहड़ है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता है लाल काले मृदभांड, जबकि तांबे के मृदभांड ये गलत है। चांदी के मृदभांड नहीं, काले मृदभांड नहीं, तो कैसे है? लाल काले मृदभांड आहड़ से मिले हैं। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ से नहीं होता था? तो देखिए यहाँ से जो मिले हैं वो डिलीट क्वेश्चन कर दिया गया ये क्वेश्चन, तो जबकि देखते हैं व्याख्या में, आहड़ सभ्यता के लोग गेहूँ, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। तो इसमें जौ है, गेहूँ है, चावल है, तो पूछा क्या है? गेहूँ, ज्वार और चावल, गेहूँ, ज्वार और चावल। तो इसका मतलब इसमें दो नहीं है, कौन से? जौ और बाजरा से परिचित नहीं थे आहड़ के सभ्यता के लोग, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो ये देती है लेपिस लाजुली की। लेपिस लाजुली की जो संस्कृति है वो आहड़ के उत्खनन से प्राप्त सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, लेपिस लाजुली। देखिए लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। तो ये ज्ञात होता है कि आहड़ से जो उत्खनन हुआ है वो बाहरी संपर्कों से संबंधित है। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो देखिए बर्तनों के साथ सिलवट्टा मिला है एक तो, और एक पैन मिला है, तो ये आहड़ सभ्यता से मिले हैं। आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे तथा बालू का पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आहड़ से। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि तांबा, चांदी और टिन से ये परिचित थे आहड़ के लोग। गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ पे है? सीकर में है, कातली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हुए, तो ये हुए थे नीमका थाना से। तो दोस्तों नीमका थाना कहाँ पे है? सीकर में, ये अलग से जिला नहीं बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, इसका उत्खननकर्ता देखते हैं तो कौन है? उत्खननकर्ता 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल थे। कातली नदी के जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता के जो उत्खनन करता है वे रतन चंद्र अग्रवाल है। कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। और 1978-79 में विजय कुमार ने इसका उत्खनन करवाया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ इसे एक इम्पोर्टेंट है, इसे गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है? आहड़ को, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए तो ये मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। निम्न में से किस किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो ये मिले हैं कातली नदी के किनारे। कातली नदी स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? ये सीकर में स्थित है, बोले तो गणेश्वर सभ्यता के किनारे। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? तो अभी पढ़ के आए थे हम, रतन चंद्र अग्रवाल ने, आरसी अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यह है ताम्र अथवा कांस्य युग से। याद रखिएगा, रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। आरसी अग्रवाल ने। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ये गणेश्वर सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता, जबकि ईंटों का प्रयोग आहड़, कालीबंगा और बैराठ में होता था। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे, यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सभ्यता संस्कृति और पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियों, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्रपिंड, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुई है। गणेश्वर में मिट्टी के कपिस वर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले पत्थर, लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान कलश, ढक्कन हांडी प्रमुख है। ढक्कन हांडी प्रमुख है। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो ये है गैरिक मृदभांड। कैसे है? गैरिक मृदभांड। सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है। देखिए, बागोर से सूक्ष्म पाषाणी उपकरण मिले हैं, कालीबंगा से दुर्गीकरण मिला है बिल्कुल। गणेश्वर से काले चमकीले मृदभांड नहीं मिले हैं। बैराठ से बौद्ध विहार मिले हैं, ये जयपुर में है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी, तो किसकी थी? मत्स्य संघ की राजधानी थी, मत्स्य राज्य की राजधानी थी। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे बैराठ कहा जाता है। कोटपुतली बहरौड़ जिले, ये पूर्व की बात है, हाँ बिल्कुल, कोटपुतली बहरौड़ जिले में है ये बैराठ। बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातात्विक नील रत्न बनर्जी, इनको याद रखिएगा। ये एक तो कौन सा है? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उत्खनन कार्य सर्वप्रथम इन्होंने किया था, कहाँ पे? बैराठ में। इसके बाद 62-63 में पुरातात्विक नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था इसकी उत्खनन। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। बैराठ से संबंधित नहीं है, तो भीम की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी भी है और बीजक की डूंगरी भी स्थित है, जबकि ये नहीं है। और नहीं वाले को पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे यदि हम उसको पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद हो सकता है कि हमें परीक्षा में भी गलत होने के चांस बने। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन से भूमिका रही है? देखिए, दयाराम साहनी ने 36-37 में इसकी खोज की थी बैराठ की, और नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने 62-63 में, अभी देखा था हमने, 62-63 में इसका उत्खनन किया था। तो ये आप याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने 36-37 में खोज की थी, जबकि नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने बैराठ में क्या किया था? उत्खनन किया गया था। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों,
ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से प्राप्त हुआ है। यह कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? बेराट में है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ है। वह है विराटनगर। भीम जी की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी, बोले तो भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये है बेराट से। इजी लग रहा होगा बिल्कुल ही। अरे लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि हम व्याख्या को पढ़ लेते हैं, इससे फायदा हो जाता है। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कब? 1936-37 में किया गया था। इसके बाद आप जानते हो 62-63 में किया गया था। और किसने किया था? अभी आपको बता भी दिया, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, ये याद हो ही गया। निम्नलिखित में से किसे पुरातात्विक स्थल 1962-63 में NR बनर्जी, बोले तो नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के N दीक्षित ने उत्खनन किया? ये किया था बेराट में। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन सभ्यता के। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन से 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक, जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बेराट से। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं बेराट से। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिनेंडर के 16 सिक्के मिले हैं बेराट से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा, बोले तो पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बेराट से। याद रखना इम्पोर्टेंट है, चांदी की मुद्रा बोले तो पंचमार्क प्राप्त हुए हैं बेराट से। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बोले तो 4 सही, इनमें से सही कथन चुनना है दोस्तों, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का हिस्सा था। नहीं भाई, जयपुर का हिस्सा था, ये गलत है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात बिल्कुल सही है, तो 2 सही है। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए? तो ये पाए गए थे बेराट से। आगे आते हैं, बेराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज ये की थी अशोक शिलालेख। ये किसके शिलालेख थे? अशोक के शिलालेख थे। तो इतना पूछा है हमसे कि 2 से 2 अशोक शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख थे। सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? पढ़ा किसने था, खोजा किसने था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने तो पढ़ा था, जबकि खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? तो ये मिले थे अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट नोहे से प्राप्त हुए महाभारत काल के अवशेष। नेक्स्ट आते हैं, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है बीजक की पहाड़ी। इंपॉर्टेंट है, जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं तो वह है बीजक की पहाड़ी से। उस गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं
तो ये मिले हैं बैराट से। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख बैराट से संबंधित है। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गौल चैत्यगृह कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं बैराट से। गौल चैत्यगृह बोले तो बौद्धों से संबंधित है, तो ये बैराट से मिले हैं। किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे, तो ये बैराट से संबंधित है। वस्त्र बुनाई की तकनीकी से बैराट के लोग परिचित थे। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले, तो ये मिले हैं बैराट से। प्राचीन में विराट नगर नाम से प्रसिद्ध बैराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मृद भांड पर त्रिय रत्न स्वास्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी, जो पांडु हिल भी कहा जाता है, भीम की डूंगरी को पांडु हिल, तो भीम की डूंगरी के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष यहाँ व्यतीत किया था। महाभारत काल में जनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का समय कहाँ निकाला, तो ये निकाला था मत्स्य जनपद में। कहाँ, बैराट में। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए, तो ये मिले हैं बैराट से। बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान बताने हैं हमें, तो ये कहाँ कहाँ पे है। बैराट में है, जयपुर में बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। यहाँ मतलब इन जगहों पर बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के यहाँ पे प्रमुख स्थान है। ये बैराट, लालसोट, शेरगढ़, नगरी। गिलुंड, ये गिलुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। गिलुंड कहाँ पे है, तो ये भी बताना है। गिलुंड किस नदी के किनारे है, तो ये बनास नदी के किनारे है गिलुंड। गिलुंड है कहाँ पे, राजसमंद में है। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन श्री बीबी लाल बोले तो ब्रजवसी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया था। याद रखना, गिलुंड की खोज किसने की थी, किसने उत्खनन किया था, बीबी लाल बोले तो ब्रजवासी लाल ने 1957-58 में। 1998 से 2003 के मध्य पूना के BS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पौशल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। यहाँ स्थित मेडिया नगरी नामक टीले का उत्खनन गिलुंड सभ्यता से है। किसका, मेडिया नगरी नामक टीले का। यहाँ भी हार्ड युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलुंड में काले एवं लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का बहुतायत प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा। आगे आते हैं, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से है, तो गिलुंड सभ्यता के अवशेष ये है ताम्र प्रस्तर युग से। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व स्थल है, तो कौन से में है, ये है राजसमंद में। कहाँ पे, राजसमंद में गिलुंड सभ्यता स्थित है। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, तो यह है आहड़ से। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है, यह है नवपाषाणकालिक संस्कृति से। कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो देखिए ये डॉक्टर सूरजभान नहीं है, जबकि डॉक्टर BS शिंदे, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और प्रोफेसर ग्रेगरी पौशल ये गिलुंड सभ्यता से संबंधित है। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है, तो ये है उदयपुर में। बालाथल सभ्यता कहाँ पे है, उदयपुर में है। देखिए बालाथल सभ्यता के बारे में, उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेड़च नदी के निकट बल्लभ नगर तहसील में स्थित
इस स्थल में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। BN मिश्र बोले तो बीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली मिली है, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियाँ व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों वाला एक विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बालाथल से। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। तो याद रखिएगा, कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मिला है बालाथल सभ्यता से। योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल भी ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि, पशुपालन एवं शिकार तीनों आजीविका के साधन थे। यह हमारी बालाथल सभ्यता। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिला है? तो ये मिला है बालाथल सभ्यता से 11 कमरों वाला विशाल भवन। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो हुआ था BN मिश्र, बीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो ये है बालाथल। चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखता है तो कौन सा है? बालाथल है। ताम्र पाषाणी, बागोर नहीं है, बूढ़ा पुष्कर भी नहीं है, तिलवाड़ा भी नहीं है, तो कौन सा है? बालाथल। पुरातात्विक स्थल नदी में सम्मिलित नहीं है। देखिए जोधपुर, यहाँ पे सावी नदी है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। बालाथल ये यहाँ पे गलत है, ओजियाना खारी नदी के किनारे स्थित है। अभी आपको बालाथल के बारे में बता के आया हूँ, कहाँ पे? ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो बालाथल कहाँ पे है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे कातली नदी तो सीकर में बहती है, जबकि बालाथल सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर में है, कोठारी नदी के किनारे। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दुर्गीकरण के पुरावशेष मिले हैं बालाथल सभ्यता से। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, क्योंकि ये कालीबंगा में भी है दुर्गीकरण, तो कालीबंगा ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सी है? बालाथल सभ्यता। कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो वह है बालाथल सभ्यता। बल्लभनगर तहसील में कौन सी है? बालाथल सभ्यता। कहाँ पे? उदयपुर में। ये आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आवाहनेरी, ये दौसा में है आवाहनेरी, जबकि गिलुंड, भगवानपुरा और रोजड़ी ये सभी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। 1989 ईस्वी में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो ये की गई थी लच्छूरा की। 1998 में की गई थी। 1998 में लच्छूरा, जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, के स्थल की खुदाई से 700 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लच्छूरा से। लच्छूरा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कब खुदाई की? 1998 में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतियों का टीला है। डॉक्टर बीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर LS लेस्निक एवं डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से 1967 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। इस स्थल से प्रस्तर युग के लघु उपकरण जैसे हथौड़े, छेने आदि, हथौड़े छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर हड्डियों का हार पाया गया है। बागौर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो ये बागौर सभ्यता को कहा जाता है। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागौर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, तो ये मिले हैं, यहाँ से बिल्कुल सही बात है। BN मिश्र बागौर के उत्खननकर्ता में से एक थे, बिल्कुल सही बात है, वीरेंद्रनाथ मिश्र। बागौर भीलवाड़ा जिले के किस नदी के किनारे है, तो कोठारी नदी के किनारे है। प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ये मिले हैं महासतिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार प्राप्त हुआ है, ये मिले हैं बागौर सभ्यता से। अभी हम व्याख्या में सब कुछ पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं बागौर सभ्यता से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था, तो अभी देखा था वीरेंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में, BN मिश्र के निर्देशन में। बागौर के बारे में सही कथन है, तो सही कथन बताना है। बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर LS लैसनिक एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन हुआ, ये बात भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, वह स्थान जिसे प्राचीन का भारत का टाटा नगर कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो वह है रेड, जो कहाँ पे है, टोंक में है। रेड सभ्यता भारत का बोले तो प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, रेड टोंक को। जो रेड सभ्यता है उसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। देखिए, रेड प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो नेवाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। इम्पोर्टेंट है, एशिया का, विश्व का तो नहीं, एशिया का बोल रहा हूँ, तो भारत का भी नहीं, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ से मिला है, रेड टोंक से। बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली है यहाँ से। 1938-39 में दयाराम साहनी तथा 1938 से 40 में इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर केदारनाथपुरी द्वारा किया गया था। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे, तो ये थे रेड टोंक के। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल में अपोलो डॉट्स का सिक्का मिला है, तो आप जानते हो कहाँ से, रेड टोंक से अपोलो डॉट्स के सिक्के मिले हैं। देखिए इसके बारे में अच्छे से, रेड टोंक में है। रेड के उत्खनन से लगभग 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। रेड से आहत मुद्रा के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 बप्पू सिक्के और 1 यूनानी शासक अपोलोडोर्स का सिक्का मिला है। 189 अज्ञात ताम्र सिक्के, एंडोसेसेनियन सिक्के प्रमुख मिले हैं यहाँ से। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन से मालव जनपद की लोहे सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से हुई है, रेड टोंक से। किस पुरातात्विक स्थल को पूरब में मालव नगर कहते थे, तो ये कहते थे पूरब में मालव नगर को, जो कहाँ पे है, टोंक में मालव नगर कहते थे। देखिए, नगर सभ्यता ये टोंक में ही है, रेड सभ्यता ये भी टोंक में ही है। तो उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर के नाम से जाना जाता था, तो याद रखना मालव नगर के नाम से किसे जाना जाता था, नगर सभ्यता को। नगर सभ्यता कहाँ पे है, टोंक में है। आगे आते हैं और देखिए इसका उत्खनन पूछ लिया जाए, उत्खनन करता तो डॉक्टर KN पुरी थे। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में है, तो यह है टोंक में।
पुरा पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडौल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो बागौर तो है भीलवाड़ा में और नाडौल है पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जाख बाबा की प्रतिमा नोह भरतपुर में से प्राप्त हुई है। नोह का सभ्यता कहाँ पे है? भरतपुर में। तो यहाँ से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। देखिए, विशाल काय व्यक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसे क्या कहते हैं? जाख बाबा। तो जाख बाबा की प्रतिमा नोह भरतपुर से प्राप्त हुई है। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से? नोह भरतपुर से। यहाँ से उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये नोह भरतपुर से। खड़े यक्ष की प्रतिमा कहाँ से? भरतपुर के नोह सभ्यता से। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो ये बसा हुआ था जोधपुरा। कहाँ पे है? ये पहले जयपुर में पड़ता था, अब कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। तो साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो जोधपुरा सभ्यता। गलती से लड़के यहाँ जयपुर जोधपुर को करके आते हैं, तो ये गलत है। कहाँ पे? पहले जयपुर में आता था जोधपुरा सभ्यता। साबी नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड जिले के ग्राम जोधपुरा के प्राचीन टीले की खुदाई 1972-73 में राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा RC अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में कराई गई। जोधपुरा के प्राचीन टीले का नाम धरतुल घाट। जोधपुरा जो जयपुर में है, कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड में। तो धरतुल घाट, जोधपुरा की प्राचीन टीले का नाम क्या था? धरतुल घाट, जो धरतुल दास सन्यासी के नाम पर पड़ा। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। जोधपुरा संस्कृति किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो 5 पीरियड में इसकी खुदाई हुई थी। तो ये 3rd पीरियड में क्या मिला था? सांस्कृतिक कालखंड लोहा उपलब्ध हुआ था जोधपुरा से। किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जोधपुरा सभ्यता को। जोधपुरा सभ्यता है कहाँ पे? ये है कोटपुतली बहरोड में। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो ओजियाना कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि वर्षों के दौरान किया गया था? तो ओजियाना सभ्यता कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में है और यहाँ पे 2001 से 2000 से 2001 के मध्य इसका उत्खनन किया गया था। ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे BR मीणा एवं आलोक त्रिपाठी। ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? BR मीणा एवं आलोक त्रिपाठी। ओजियाना पुरातात्विक स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ओजियाना पुरातात्विक स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें एक ही सत्य है और वो है 4था नंबर का। तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की शैली, अंगूठी और मादलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। रंग महल जो 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक स्थल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? रंग महल जो 1952 ईस्वी में यहाँ पे खुदाई की थी, किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो रंग महल में किया गया था एन्ना रेड्डी के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया गया था। देखिए, रंगमहल है कहाँ पे? तो हनुमानगढ़ में है। रंगमहल स्थल पर खुदाई का कार्य 1952-53 में डॉक्टर एन्ना रेड्डी के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा शुरू किया गया। रंगमहल संस्कृति कुषाण कालीन सभ्यता के समान मानी जाती है। यहाँ खुदाई से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन,
मृत्तिका शिल्प के प्राचीनतम प्रमाण तथा 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था तथा यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। रंग महल कहाँ पे है? तो ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? चावल की। विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? चावल की खेती की जाती थी। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को छोड़िए। लूणी नदी, फिर भी आपको डाउट लगता है कि सर ने बताया नहीं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, हमें सत्य कथन बताने हैं। यहाँ से ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देने हैं। रंग महल का उत्खनन BPN मिश्र एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 में, तो गलत है ये, क्योंकि हमने व्याख्या में देख के आए थे कि रंग महल की खुदाई 1952-53 में डॉक्टर एन्ना रेड्डी के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो BN मिश्र नहीं, और पहली बात ये सन भी गलत है। 1952-53 की खुदाई थी तो रंग महल की। दूसरा, उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक हड़प्पा युगीन पुरास्थल है, ये भी गलत था। रंग महल का उत्खनन स्वीडिश के पुरातत्वविद एन्ना रेड्डी ने 1952-53 में किया, ये बात बिल्कुल सही है। रंग महल संस्कृति कुषाण कालीन थी, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? तीसरा और चौथा। लूणी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो यह है मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। देखिए, सन 1971 से 76 में डॉक्टर आलचिन AS गाउडी व KTM हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण काल के औजार लूणी और उसकी सहायक नदी घाटियों में भी प्राप्त हुए हैं। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल और पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? तो देखिए, ये नवपाषाण काल से नहीं है और ताम्रपाषाण काल से भी नहीं है बूढ़ा पुष्कर, होकरा। तो ये किससे है? आगे देखिए, ये है अपना पुरापाषाण युग से। नेक्स्ट आते हैं, सोनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। सोनारी नीमका थाना जिले, बोले तो दोस्तों ये अभी डिलीट हो चुका है। तो कहाँ से? झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। खेतड़ी तहसील के आसपास स्थित इस स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के एस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है। खेतड़ी किस गांव में एस्क से लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं सोनारी सभ्यता से। कहाँ पे है सोनारी सभ्यता? झुंझुनू में लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? तो ये लगाया गया था जालौर में। भीनमाल सभ्यता है कहाँ पे? जालौर में है। इसका सबसे पहले उत्खननकर्ता किसने किया था? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के जालौर जिले में किस सभ्यता की खोज की गई थी? तो ये की गई थी भीनमाल सभ्यता की। पुरातात्विक कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों की खोज की थी? तो महापाषाण कब्रों की खोज की थी दौसा में। ये सबसे पहले दौसा में ही खोज की थी कार्लाइल ने, ACL कार्लाइल ने। तो ये कब की थी? 1871 से 72 के मध्य। 1871 से 72 के मध्य मेगालिथिक स्थल खोज निकाले थे जो दौसा, माचेडी, भरतपुर में मिलते थे। इन्हें महापाषाणिक समाधि स्थल कहा जाता है। याद रखना इनको, महापाषाणिक समाधि स्थल कहा जाता है। भीमबड़क शैलचित्र स्थित है। भीमबड़क शैलचित्र जोधपुर में स्थित है। भीमबड़क शैलचित्र कहाँ पे है? जोधपुर में है।
राजस्थान में आंचलिया राजस्थान में आलणिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो ये की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। राजस्थान में आलणिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है मध्यमिका। नेक्स्ट आते हैं, मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़गढ़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? तो ये मिले हैं बेडज से। नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं। वैसे समझना तो ऊपर भी चाहिए था दोस्तों, मध्यमिका है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, तो इसको अच्छे से समझते हैं। मध्यमिका वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, जिसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 ईस्वी में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में ये बेडज नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। 1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। तो हाथ कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। ये कहाँ की गई थी? ये पूछा है क्या? पूछा है किसके द्वारा की गई थी? तो ये C.A. हैकेट के द्वारा। 1870 से 71 में C.A. हैकेट द्वारा सर्वेक्षण कार्य जयपुर और इंदरगढ़ में किया गया। हैकेट ने यहाँ से क्वार्टजाइट से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी सर्वप्रथम प्राप्त हुई। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार खोज निकाली? तो निकली थी जयपुर और इंदरगढ़ से। राजस्थान के किस जिले में डिडकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? तो डिडकर कहाँ पे है? तो डिडकर शैल कला पुरास्थल ये अलवर में है। ये 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं डिडकर शैल कला। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का कौन सा गांव? तो ये परबतसर तहसील का कुराड़ा गांव। आप भी समझ चुके होंगे दोस्तों कि थक जाते हैं इतना पढ़ाते पढ़ाते। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पुरापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? तो कौन कौन से हैं? एक तो अपना सोजत है, धनेरी है और तिलवाड़ा है। ये लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। झाडोल कहाँ पे है? जयपुर में। उदयपुर में। झाडोल उदयपुर में, कुराड़ा नागौर में और सावणिया बीकानेर में, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता रखते हैं? तो ये रखते हैं ताम्र उपकरणों के भंडार से। RAS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से लोहे युगीन सभ्यता है। तो लोहे युगीन सभ्यता अभी हमने देखा था, नोहे भरतपुर में, जोधपुर या कोटपुतली बहरोड में, सोनारी झुंझुनू में ये लोहे युगीन सभ्यता है। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो ये है आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? तो ये है कौन सा? बागौर और तिलवाड़ा, जबकि ये हमने नाम पढ़े ही नहीं थे, तो यही नहीं है। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध है? तो ये है भानगढ़। भानगढ़ कहाँ पे है? अलवर में है। ये पुरापाषाण युगीन उपकरण मिले हैं यहाँ से। क्या पूछा है? किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध है? किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध है? तो यह है भानगढ़ अलवर से। ताम्र युगीन स्थल झाडोल कहाँ स्थित है? तो झाडोल कहाँ पे है? उदयपुर में है। ये आगे व्याख्या दी हुई है, तो दोस्तों इसको आप किताब के माध्यम से पढ़िए। फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, लोहे सभ्यता में कौन कौन से आते हैं।
नोहे भरतपुर का, सांबर जयपुर में, सोनारी खेतड़ी झुंझुनू में, रेड टोंक में, नगर ये भी अपना टोंक में ही है, नैनबा ये भी टोंक में ही है, और भीनमाल जालौर में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, जोधपुरा जयपुर में कोटपुतली बहरोड में, और विराटनगर जय कोटपुतली बहरोड में। यहाँ पे लोहे युग की सभ्यता यह ये यहाँ पे लोहे युग की सभ्यता की खोज हुई थी। आगे आते हैं, ये अपना ताम्र पाषाणकालीन युग की सभ्यता है। तो कौन कौन सी है? आहड़, झाडोल और बालाथल ये उदयपुर की है। नंदलालपुरा, किराडौत और चित्तवाड़ी ये जयपुर की है। सावणिया, पोंगल ये बीकानेर की है। बूढ़ा पुष्कर ये अजमेर की है। कुरेड़ा पर्वतसर ये डेडवाना नागौर की है। और पिंड पाडलिया ये चित्तौड़गढ़ की है। मलाह भरतपुर की है। ये ताम्र पाषाण कालीन है। ओजियाना ब्यावर की और बेणेश्वर डूंगरपुर की और गणेश्वर नीम का थाना बोले तो सीकर की है ये। तो ये ताम्र पाषाण युगीन है। और पाषाण काल ये नवपाषाण काल ये आपसे पूछा नहीं जाएगा ज़्यादातर। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थोड़ा सा ये इंडेक्स कहाँ से मिली है? तो ये मिले है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।